नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा 8वीं। असहयोग आंदोलन, भाग 2। अध्ययन निष्पत्ति। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थियों के मन में किस भाव का संचार होना चाहिए, उनके दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आना चाहिए, तो वह है गांधी जी की अहिंसा की परिकल्पना और उसका भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय आंदोलन पर हुए परिणाम। जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड एक शीर्ष भूमिका निभाता है। क्या है ये हत्याकांड? कौन सी है ये लोमहर्षक घटना जिसने भारत की आजादी को एक नया आईना दिखाया, एक नया रूप दिखाया और भारत की जनता उद्वेलित हो गई, आंदोलित हो गई। जलियांवाला बाग, यहाँ पे कुछ चित्र आप देख रहे हैं। इन चित्रों में अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं हथियार चलाते हुए सैनिक और दम तोड़ती हुई मासूम, निर्दोष, भोली भाली जनता। यहाँ पर हम देख रहे हैं जलियांवाला बाग का गेट वर्तमान समय में, और ये वह स्मारक है जो वहाँ हुए शहीदों की स्मृति में बनाया गया है। क्या हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड में? रॉलेट एक्ट बना दिया गया था। तो रॉलेट जो कानून था, इसे भारतीयों ने काला कानून कहकर इसको पहचान दी थी। और काला कानून क्यों था? क्योंकि इसमें जो अंग्रेज सरकार ने नियम बनाए थे कि किसी भी भारतीय को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में रखा जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें थी जो भारतीय लोगों को, भारतीय जनता को नागवार गुजरी, और इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। और इसके विरोध के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन की घोषणा की गई थी, देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इस आंदोलन ने पंजाब प्रांत में प्रखर स्वरूप धारण किया और अमृतसर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। अमृतसर पंजाब प्रांत का एक प्रमुख स्थल है। तो यहाँ पर यह आंदोलन जो था वह बहुत ही तेज गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ा। गांधी जी को पंजाब प्रांत में प्रवेश करने पर प्रतिबंधित किया, यानी गांधी जी पंजाब प्रांत में प्रवेश नहीं कर सकते थे, ऐसा उनको नोटिस दे दी गई इस तरह की। जनरल डायर ने अमृतसर में सभाएं लेने पर प्रतिबंधित आदेश लागू किया, और जनरल डायर ने यह नियम बना दिया, यह कानून निकाला कि अमृतसर में कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, और महात्मा गांधी एक तो वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं और दूसरे वहां पर कोई सभा नहीं ली जा सकती। अमृतसर में हड़ताल करने के विषय में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया। इस घटना की निंदा करने हेतु 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर की
जलियांवाला बाग में बैसाखी त्योहार के दिन सभा का आयोजन किया गया। हम सब जानते हैं बैसाखी जो है पंजाब का प्रमुख त्योहार है। यह फसल काटने की शुरुआत इस दिन से की जाती है। किसानों के घर में जब धन धान्य का आगमन होता है, फसल कटती है मतलब किसान के घर में अनाज आया, उस अनाज को बेचने पे उसे पैसे मिलते हैं, तो किसान को साल भर की मेहनत का जो है मेहनताना मिलता है। तो ये त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो पंजाब में तो यह बहुत बड़ा प्रमुख त्योहार है बैसाखी का त्योहार। उस दिन गांव-गांव में मेले लगते हैं। तो भारतीय नेताओं ने भी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया कि उस दिन तो वैसे भी मेला है तो बहुत से लोग बाहर निकलेंगे, भीड़ की भीड़ बाहर रहेगी, तो सभा यदि उसमें इसी भीड़ का लाभ लेके यदि सभा कर ली जाए तो आसानी से हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? इस समय जनरल डायर सेना की गाड़ियां लिए वहां आया। जनरल डायर को तुरंत सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में सभा हो रही है। वह तुरंत अपनी हथियारबंद गाड़ियां लेकर वहां पहुंच गया। जलियांवाला बाग के मैदान से बाहर जाने का एक ही रास्ता था। उस मार्ग को बंद किया गया और बाग में इकट्ठे हुए निशस्त्र और निरीह लोगों पर बिना कोई सूचना दिए अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। जनरल डायर की कितना क्रूर व्यक्ति था, उससे इस घटना से उसकी मानसिकता का अंदाजा हमें मिलता है कि जलियांवाला बाग में बाहर आने जाने के लिए एक ही रास्ता था, उसी रास्ते से अंदर आना है, उसी रास्ते से बाहर जाना है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उस रास्ते को बंद कर दिया, उस मार्ग को बंद कर दिया। अब अंदर जो पब्लिक थी वो कहीं बाहर भाग नहीं सकती थी, और वो तो मेला देखने के लिए आई हुई पब्लिक थी, कोई सभा अटेंड करने के लिए आया था, कुछ मेला देखने आए थे और वहां चले गए थे। तो इस तरह से वहां जो जनता थी उसके पास तो कोई हथियार नहीं थे, वह सब निशस्त्र थे। तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का रास्ता बंद किया और बाग में जितने लोग इकट्ठे थे निशस्त्र बिना हथियार के, उन लोगों पर बिना कोई सूचना दिए गोली चलाना शुरू कर दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन लोगों को गोलियों से भून दो, और उनको जनता को कोई अलर्ट भी नहीं किया, कोई सूचना नहीं दी कि आप लोग अपने को बचा लो, हम किसी विशेष व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका तो उद्देश्य था कि पब्लिक में आतंक पैदा करना। बंदूकों के चक्र चलाने के बाद गोलियां समाप्त होने के कारण बंद हुई। गोलियां चलाना कब बंद हुआ? जब उनके पास गोलियां खत्म हो गईं। यानी यदि और गोलियां होती तो शायद और गोलियां चलती और लोग मरते। बंदूकों के 1600 चक्र चलाने के बाद गोलियां समाप्त होने के कारण यह गोलीबारी बंद हुई। 1600 चक्र गोलियां चली। एक राउंड में कितनी गोलियां होती हैं? हम नॉर्मल पिस्टल में हम देखते हैं कि एक राउंड में 6 गोलियां होती हैं। अब उनके पास जो बंदूक थी उसमें कितनी राउंड था इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन 1600 चक्र चलाने के बाद उनकी जनरल डायर के सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो गईं और मजबूरी में गोलीबारी बंद करनी पड़ी। और जैसा कि मैंने बताया कि वहां बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था, और जो ये जलियांवाला जो मैदान था वहां की ये दीवारें ऊंची ऊंची दीवारें थी। अब पब्लिक निरीह जनता भागने लगी वहां से, अपने औरत बच्चों को लेकर आए थे, अपने सब लोग अपने अपनी जान बचा के दौड़ने लगे। कितने लोगों ने वो दीवारों से चढ़कर उस पार की हम दीवार कूद के भाग जाएंगे, भागने की कोशिश की। जनरल डायर के सैनिकों ने उन पर भी गोलियां चलाई। कितनी औरतें अपनी जान बचाने के लिए, वहां पे कुआं था, उस कुएं में कूद गईं। उस कुएं को शहीदी कुआं कहा जाता है, आज भी वो कुआं मौजूद है। यदि आपको कभी अमृतसर जाने का मौका मिले तो सभी लोग जरूर जाइए जलियांवाला बाग और देखिए ब्रिटिश सरकार की क्रूरता का नमूना, और किस तरह से इस क्रूरता ने, इस नृशंस हत्याकांड ने भारतीय जनता में एक आक्रोश पैदा किया कि यह अंग्रेज सरकार कितनी निर्मम है। इस नृशंस नरसंहार में 400 स्त्री पुरुष मारे गए।
अनगिनत लोग हताहत हुए, घायल हुए और गोलीबारी के तुरंत बाद कर्फ्यू डिक्लेयर हो गया, निषेधाज्ञा जारी कर दी गई और उससे क्या हुआ कि घायलों का तुरंत उपचार नहीं हो पाया। कितने लोग तो गोली बार में तुरंत मारे गए थे और कितने तो बाद में मर गए जो घायल थे, क्योंकि उनका उपचार सही समय पर नहीं हो सका। इस हत्याकांड की पूरे भारत में निंदा हुई और अंग्रेज सरकार सहम गई। इसके लिए उत्तरदायी कौन था? इस हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर। पूरे देश में इस कानून की निंदा हुई, भर्त्सना की गई और रविंद्रनाथ ठाकुर जी, जिन्हें अंग्रेजों ने सर की उपाधि से नवाजा था, उन्होंने सर की उपाधि का त्याग किया। अंग्रेज सरकार का विरोध किया उन्होंने कि मैं आपकी दी हुई ये उपाधि को लौटाता हूं। हम देख रहे हैं ये जलियांवाला बाग की दीवार, जैसे मैंने बताया आपको कि लोग इन दीवारों से दीवारों पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे कि हम इस दीवार पे चढ़ें और उस तरफ कूद जाएं। अंग्रेज सरकार के सैनिकों ने, जनरल डायर के सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई और ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं चिन्ह, मार्क दिख रहे हैं, ये गोलियों के निशान है, यानी इतनी गोलियां यहाँ चली हैं। ऐसे पूरे बाग में आपको, जब आप जाएंगे कभी वहां पर, तो आपको इस तरह से चीजें वहां देखने को मिलेंगी जो हमारे निरीह जनता के खून की निशानी है। निरीह जनता का खून बहा है वहां पर। तो इस तरह से ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये इसने पूरे देश को झकझोर दिया। अगला महत्वपूर्ण आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में यह भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ घटनाएं भारत के भीतर की स्थितियों से नहीं उत्पन्न हुई थी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित हो रही थी। इसी श्रृंखला में से एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्यों साथ दिया था? क्योंकि भारत तो इंग्लैंड का उपनिवेश था, भारत के सामने तो कोई दूसरा चारा ही नहीं था। तो इंग्लैंड ने जिस देश का साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में, ये भारत भी अपरोक्ष रूप से उसी देश के साथ था। तो ऐसी अनेक अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हुई जिनका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा था। अब जानते हैं क्या है खिलाफत आंदोलन। तुर्किस्तान का सुल्तान विश्व के मुस्लिमों का खलीफा अर्थात धर्म प्रमुख था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की इंग्लैंड के विरोधी गुट में था। मैंने कहा ना कि प्रथम विश्व युद्ध में अब जब युद्ध हो रहा है तो कुछ देश मींस आमने सामने लड़ रहे हैं। दो पक्ष है ना, युद्ध में दो पक्ष होते हैं। तो तुर्की जो था वो इंग्लैंड के विरोधी गुट में था और भारत इंग्लैंड के साथ था। इस तरह से देखा जाए तो भारत भी तुर्की के विरुद्ध हो गया। अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन आगे क्या मोड़ लिया है। खिलाफत आंदोलन के जो मुख्य नेता थे भारत में, शौकत अली खान, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद, और इसके अलावा अन्य मुस्लिम नेता थे। और इसका जो ड्यूरेशन था, टेन्योर था, 17 अक्टूबर 1919 से और 19 मार्च 1920 तक यह आंदोलन चलता रहा। आइए देखते हैं कि ये आंदोलन चला क्यों। खलीफा को समर्थन देने के लिए भारतीय मुस्लिमों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस मुद्दे को लेकर यदि हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया जाए तो सरकार निश्चित रूप से सही रास्ते पर आएगी, ऐसा गांधी जी ने सोचा। गांधी जी को लगा यह सही मौका है जब हिंदू मुस्लिमों को एक करके एक मंच पर लाया जा सकता है
और जब ये लोग मिलकर आंदोलन शुरू करेंगे, तो जैसे हम खिलाफत आंदोलन में साथ हैं, वैसे ही हम अपने देश के आजादी के लिए जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उसमें भी हम सब मिलकर एकजुट होकर यदि एक लड़ेंगे, तो निश्चित है अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार एकदम से रास्ते पे आ जाएगी। और यह सोचकर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी, क्या थी? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और अंग्रेज इसमें काफी हद तक सफल हुए थे। अंग्रेजों ने भारत में सदियों से चले आ रहे भाईचारे में फूट डाल दी थी। कई जगह पर हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो गए थे, मन से अलग हो गए थे, विचारों से अलग हो गए थे। हालांकि अभी भी भारत में हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार कुछ हद तक इसमें फूट डालने में सफल हुई थी। तो महात्मा गांधी जी की सोच बड़ी थी। उनको लगा कि यदि हम इस समय हमने मुस्लिम लोगों का सपोर्ट कर दिया, भारतीय मुस्लिमों का हमने सपोर्ट किया, तो वे भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में मिलकर हमारे साथ इस आजादी का मोर्चा को संभालेंगे। खिलाफत आंदोलन के घोषणा पत्र के आने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के बीच एक संधि हुई, समझौता हुआ, जिससे गांधी जी ने उन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए आह्वान किया। और समझौता ये हुआ कि हम अभी आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप, गांधी जी ने कहा कि आप हमारे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेंगे, हमारे साथ भाग लेंगे। गांधी जी और खिलाफत आंदोलन के अन्य नेता सरकार के साथ असहयोग करने के गांधी जी के प्रस्ताव को खिलाफत कमेटी ने मान्य किया। इस समय हिंदू मुस्लिम एकता के विशेष रूप से दर्शन हुए। गांधी जी की जो सोच थी वो सफल हुई। उन्होंने सोचा था ना कि इस आधार पर हिंदू मुस्लिम जो है एक हो जाएंगे, तो ये उनकी जो सोच थी वो सफल हुई और खिलाफत कमेटी ने गांधी जी के प्रस्ताव को मान लिया। असहयोग आंदोलन, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, जिसमें सहयोग न किया जाए। अ अर्थात नहीं, अ उपसर्ग लगा है और अ उपसर्ग लगा है सहयोग शब्द में, बन गया है शब्द असहयोग। तो जिस चीज में सहयोग न किया जाए यानी विरोध किया जाए, तो विरोध करने का तरीका है कि हम आपके काम में सहयोग नहीं देंगे। और यह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीय जनता को दिया गया सबसे बड़ा मूल मंत्र था। असहयोग आंदोलन के पीछे गांधी जी की यह धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक स्थानीय जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई भी जो शासक है वो शासन नहीं कर सकता। तो गांधी जी को लगा कि यदि हम सब भारतीय मिलकर अंग्रेज सरकार से असहयोग करें, यानी सब लोग मिलकर एक ठान ले कि हम अंग्रेज सरकार के किसी भी काम को सपोर्ट नहीं करेंगे, यदि भारतीय अंग्रेजी शासन के साथ संपूर्ण असहयोग कर दें तो उनका शासन धराशायी हो जाएगा। और इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने जनता को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता को समझाया कि भाई देखो, हम सब लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन सबके पास तो बंदूक नहीं है, सबके पास तोप के गोले नहीं है, और सभी के पास उतनी जान देने के लिए कि हम अपनी जान दे दें, हम कुर्बान हो जाएं, यह सोच भी नहीं है। क्योंकि यदि हम कुर्बान होते हैं, अपनी जान दे देते हैं, तो हमारे पीछे हमारा परिवार भी है, उसको भी देखना हमारा फर्ज है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई हर जगह लाठी डंडे से ही काम नहीं होता, हर जगह पिस्तौल चलाने की जरूरत नहीं है, हम शांतिपूर्ण रास्ता अपनाएंगे और हर व्यक्ति इसमें साथ दे सकता है। एक घर के चूल्हे चौके में बैठी हुई एक स्त्री भी असहयोग आंदोलन को सपोर्ट कर सकती है।
वह भी सरकार के काम में असहयोग कर सकती है। एक मिल मजदूर असहयोग कर सकता है, एक उद्योगपति असहयोग कर सकता है, एक क्रांतिकारी असहयोग कर सकता है। यानी यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें आम जनता की भागीदारी हुई और गांधी जी ने इस बात को जनता को अच्छी तरह से समझा दिया। असहयोग आंदोलन, नागपुर अधिवेशन। 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। चित्तरंजन दास बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी समाज सुधारक नेता थे और उन्होंने इस मीटिंग में यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव को सभी ने स्वीकृति प्रदान की। उस अधिवेशन में शामिल हर व्यक्ति ने इस प्रस्ताव को अपना सपोर्ट दिया और असहयोग आंदोलन की समस्त बागडोर गांधी जी को सौंपी गई। गांधी जी से निवेदन किया गया कि इसका नेतृत्व आप कीजिए और इस प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों का बहिष्कार करने का निश्चय किया गया। असहयोग आंदोलन में करना क्या था? तो इसके जो प्रस्ताव दिया गया उसके अनुसार ये कहा गया कि हम सभी सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करेंगे, यानी सरकारी कार्यालयों में काम नहीं करेंगे, न्यायालयों में काम नहीं करेंगे, विदेशी वस्तु उपयोग में नहीं लाएंगे, सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे। उस समय के सरकारी विद्यालय, हाँ, क्योंकि वो सरकारी विद्यालय ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जाते थे, इसलिए महाविद्यालयों का बहिष्कार करेंगे। महाविद्यालय यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज उस समय ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में चलती थी, तो जो भी चीज ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में है, उनके नियंत्रण में है, वहां हम नहीं जाएंगे, हम उसका निषेध करते हैं। और यह था असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख आधार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में फरवरी 1922 ईस्वी में प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि हमें कहीं भी कोई हिंसा नहीं करनी है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हम लोग जो भी काम करेंगे वह शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। इसीलिए जो जुलूस निकला था वो शांतिपूर्ण जुलूस था। अब लेकिन अंग्रेज सरकार तो घबराई हुई थी और उसने सोचा कि ये तो सब शांतिपूर्ण लोग हैं, ये लोग हिंसा करेंगे नहीं, तो पुलिस ने धड़ाधड़ उनके ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस यह भूल गई थी, अंग्रेजों की पुलिस थी, ब्रिटिश सरकार यह भूल गई थी कि अब यह जनता 1919 में जो जलियांवाला बाग की जनता है
वैसी निरीह जनता अब नहीं है। अब जनता हर बात का प्रतिकार करेगी। और ये जो भीड़ थी वो क्रोधित हो गई। उसको लगा हमें हम तो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, हमने तो कोई हथियार नहीं चलाए, हमने कोई गोली नहीं चलाई, तो आप हमको इतना भी नहीं करेंगे हमारे साथ कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख सके। और भीड़ क्रोधित हो गई और इस क्रुद्ध भीड़ ने क्या किया, पुलिस थाने में आग लगा दी। चौरी चौरा पुलिस थाना जला दिया गया और उस पुलिस थाने में कई पुलिस जिंदा जल गए। इसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ साथ 22 पुलिसकर्मी मारे गए। मैंने कहा ना आपको कि वहां पे कई पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। और इस घटना से गांधी जी बहुत दुखित हुए, बहुत व्यथित हुए। उनको उनके मन में मतलब दुख हुआ कि मेरा उद्देश्य क्या था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से काम करेंगे और जनता ने इस तरह से आग लगा दी, लोगों को जिंदा जला दिया। यह तो हमारी संस्कृति नहीं है। और गांधी जी को लगा कि नहीं, अब यदि जनता के इस काम को भी हमने समर्थन दे दिया तो यह आंदोलन बहुत ही हिंसात्मक हो जाएगा, दोनों तरफ से खून की नदियां बहेंगी और तब इस भीड़ पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया और यह आंदोलन वहां पर स्थगित कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में चाहे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, खिलाफत आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, ऐसे अनेक आंदोलन हैं जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता के इतिहास को गतिशीलता प्रदान की। और बाकी कुछ अन्य आंदोलनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।